आज का भी लेक्चर एक बहुत ही जानदार शानदार होने जा रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए। और आज मैं जिस टॉपिक से बात करूंगा वो ये है कि देखो, टॉपिक है कि भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशन है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेपर डेंसिटी में क्या संबंध है। इसके भी क्वेश्चन मेडिकल के एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। और क्या होता था कि मान लो ए जो है, इसका मैंने 1 मोल लिया और उसको तोड़ करके बी बना दिया, सी बना दिया, डी बना दिया और इसको एन टाइम्स इसको तोड़ दिया, एन टाइप में इसको तोड़ दिया। तो मान लो एक मेरे पास एक कंपाउंड है ए, उसका मैंने 1 मोल लेकर इन सबको तोड़ दिया। ठीक, तो हम कैसे करते थे? T इक्वल टू 0 पे इसका इनिशियल मोल्स ए, तो ये क्या रहेंगे? 0। अपने को तो दो ही स्थितियों से मतलब होता है इक्विलिब्रियम में। ए ब्रैकेट में क्या लिखने को बोला था? 1 - अल्फा, ऐसे लिखते थे। तो ए अल्फा टूट गया, अब इसका एक बनाता है, तो ए अल्फा, ए अल्फा, ए अल्फा, एन बार हो गया। ठीक है, फिर इससे एक फार्मूला डिराइव होता था, और फार्मूला मैं डिराइव नहीं करूंगा और वो डायरेक्ट मैं लिखूंगा। वो फार्मूला ये होता था, अल्फा इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन एन माइनस वन छोटा डी। ये फार्मूला हम 11th में डिराइव करते थे, अभी मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब आप कहोगे सर ये क्या चीजें हैं, बताता हूं। और इस पे मेडिकल पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। कैपिटल डी क्या होता है? वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन, वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है। और छोटा डी होता है वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है। एक बात और, इस छोटे डी को हम एवरेज वेपर डेंसिटी भी कहते हैं, एवरेज वेपर डेंसिटी भी कहते हैं। क्यों, मैं आपको समझाता हूं। देखो, बिफोर डिसोसिएशन यानी कि अगर ए डिसोसिएट नहीं हुआ है, ए डिसोसिएट नहीं हुआ है तो उसकी वेपर डेंसिटी है, सही है, ओके। और जो छोटा डी है वो है वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन तो ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है। तो आपको तो बहुत सारी चीजों की वेपर डेंसिटी लेनी पड़ेगी, फिर तो एवरेज लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इसको कई बार एवरेज वेपर डेंसिटी भी कह देते हैं और कई बार वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन भी कह देते हैं, ठीक है। तो अल्फा बता दिया, डी बता दिया, छोटा डी बता दिया, एन। बताओ, जो बच्चे टीवी के अंदर बैठे हैं और जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं वो मुझे बताएं एन क्या होता है। जरा ऑनलाइन स्टूडेंट मुझे फटाफट रिस्पॉन्स करो, बताओ बेटा एन क्या होता है। अभी तक आप लोगों ने मेरे को जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं इसका जवाब आपको दे देता हूं। एन होता है, लिखा तो ही है, एन होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ये तो रोहित ने भी बताया, बट रोहित ने पूरी बात नहीं बताई। नंबर ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल रिएक्टेंट। 1 मोल रिएक्टेंट, आप बताओ आपने एक एक कै मोल लिए थे? 1 मोल। तो 1 मोल जितना टूटेगा वो हमारे नंबर ऑफ, मतलब वो आपका एन होता है, ठीक। तो बेटा
अगर कोई कंपाउंड डिसोसिएट कर रहा है उसका एक मोल एन टाइप में, तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेपर डेंसिटी में जो संबंध होता है वो ये होता है कि अल्फा इक्वल टू डी माइनस डी और एन माइनस वन इंटू डी। तो जैस्मिन ने मुझे सही जवाब दिया है कि ये जो एन होता है, देखो एन निकालने में हमसे अक्सर गलतियां होती हैं, और इसीलिए मैंने एन की वैल्यू यहां पे बताई कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ क्या बेटा, वन मोल रिएक्टेंट। चलिए, फार्मूला आपको डिराइव करने की आवश्यकता नहीं है। और अब मैं इस प्रॉब्लम पर मेडिकल में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं। चलिए, पहला क्वेश्चन बहुत आसान होगा, और मेडिकल में मेरे पास क्वेश्चन ये आया कि भैया एक रिएक्शन है जिसमें N2O4 जो है वो 2NO2 बनाता है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन है, प्रेशर कितना है, 2 atm है ना, और इक्विलिब्रियम वेपर डेंसिटी 41 है। तो बताइए अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ चुका है। ये रिएक्शन है, टेम्परेचर प्रेशर दे रखा है, इक्विलिब्रियम वेपर डेंसिटी। बेटा इक्विलिब्रियम वेपर डेंसिटी में क्या होता है, रिएक्टेंट भी होता है और प्रोडक्ट भी होता है, तो इसका मतलब ये एवरेज वेपर डेंसिटी है। तो बताओ फार्मूले के हिसाब से कैपिटल डी है कि छोटा डी है? बिल्कुल ठीक, ये छोटा छोटा डी है। बड़ा बड़ा डी कैसे निकालेंगे बताता हूं, ठीक है। तो आप ये पहले बताओ बड़ा डी क्या होता है, जल्दी बताओ। वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन, यानी N2O4 जब तक टूटा नहीं है, मतलब जब तक बना नहीं है NO2 में, इसमें टूट के दो में, तब तक इसकी वेपर डेंसिटी, मतलब सीधी बात है सिर्फ इसकी वेपर डेंसिटी। और आपको पता है वेपर डेंसिटी कैसे निकलती है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2, पता होगा, है ना। तो ये बताओ मॉलिक्यूलर मास किसका भाई, N2O4 का 64 और 28, शायद 92 होता है, और अपॉन 2, तो ये हो गया 2 चौक 8, 46। तो बताओ बड़ा डेंसिटी आपने खुद निकाल लिया। हमेशा याद रखना न्यूमेरिकल में कि कैपिटल डी खुद निकालना होता है, और कैसे निकालना होता है, रिएक्टेंट का मोलर मास लो बाई 2 कर दो, लेकिन जो छोटा डी होगा वो आपको दिया मिलेगा। आ जाओ, अब अल्फा का फार्मूला क्या होता है, डी माइनस डी छोटा डी एन माइनस 1 डी। बताओ अल्फा चाहिए, कैपिटल डी कितना है 46, माइनस छोटा डी कितना है 41। बता सकते हो एन क्या है, एक मोल कितने में बन रहा है, 2 में। तो यहां पर एन की वैल्यू कितनी हो गई 2 माइनस 1, और छोटा डी कितना है 41। तो अल्फा की वैल्यू हो गई 5 बाई कितना 41। ये इस क्वेश्चन का आंसर है इस क्वेश्चन में कोई दम, आराम से कर लोगे। अगला क्वेश्चन करने के लिए दे दूं, हैं बोलो। चलो अगला क्वेश्चन बच्चे करके दिखाएं। 4pH3 फॉर्मिंग P4 प्लस 6H2 ये दिया है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम वेपर डेंसिटी 13 दे रखी है। इक्विलिब्रियम क्या, वेपर डेंसिटी 13 दे रखी है। इस क्वेश्चन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो, और फास्फोरस का एटॉमिक मास की अगर जरूरत पड़े तो मैं लिखे देता हूं 31। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। ये क्वेश्चन IIT एडवांस में आ चुका है। जो बच्चे टीवी के अंदर बैठे हैं और जो मेरे सामने बैठे हैं वो फटाफट इसका आंसर बता दें कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। अल्फा की वैल्यू, कैपिटल डी हमें खुद निकालना होता है, छोटा डी हमें गिवन होता है, छोटा डी हमें गिवन होता है। पहले तो ये बताओ
छोटा छोटा डी कितना है? 13। बड़ा बड़ा डी हम खुद निकालेंगे। कैसे? मोलर मास बाई टू। मोलर मास इसका कितना होता है? 34/2 कितना हो गया? 17, है ना? 17 हुआ ना? एन बताओ क्या लोगे? हैं? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एन की वैल्यू रोहित बता रहा जी मैं 7 लूंगा, क्योंकि इसका 1 मोल बना, इसका 6 मोल बना। रोहित भाई, आपको याद है ना मैंने क्या बोला था? छोटा ये जो एन होता है कि 1 मोल ये टूट करके कितना देता है, तो जो 7 मोल 7 मोल जो बने हैं वो तो 4 मोल से बने हैं। तो हमें तो 1 मोल तोड़ने से कितने, मतलब 4 से 7 मिलते हैं, तो 1 से 7/4, तो एन की वैल्यू आएगी 7/4। समझे? तो अल्फा की वैल्यू कैपिटल डी 17, छोटा डी 13, एन की वैल्यू 7/4 - 1, छोटा डी 13। अल्फा कितना होगा? 17 में से 13 गए 4, और ये हो गया कितना? 7/4, 7 - 4, 3/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे रह जाएगा, है ना? इंटू 13, तो 16 बटा कितना? 39, यानी 16/39। ठीक है? तो जैस्मिन का भी यही जवाब था, शुभम का भी यही जवाब था। राहुल भाई, आपका गलत हो गया। अब गलत क्यों हो गया? इसीलिए कहते हैं कि मेडिकल में ध्यान से पढ़ो। ज्यादा हाई फाई चीजें नहीं आती हैं, लेकिन ध्यान से पढ़ो। तभी तो मैंने ध्यान से पूछा था ना कि बताओ यहां एन क्या है। 1 मोल के टूटने के बाद जितने प्रोडक्ट्स बनते हो वो एन होता है। ये तो 4 मोल का टूटा है तो एक का फिर निकालना पड़ेगा, तो ये गलती ना करना। ठीक है? आ गया सबके समझ में? अच्छा, एक क्वेश्चन मेडिकल में और आ चुका है। क्वेश्चन ये था, इन विच केस, इन क्या बेटा? विच केस, इन विच केस अल्फा इक्वल टू D - D n - 1 छोटा डी नॉट अप्लीकेबल। नॉट अप्लीकेबल। पहला, ओके, 2 अमोनिया टूट करके N2 और 3H2 देता है। 2HI टूट करके H2 और I2 देता है। PCl5 टूट करके PCl3Cl2 देता है। फोर्थ चॉइस, N2O4 टूट करके 2NO2 देता है। लो जी, नीट में, पीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो अब आपको बताना है किस केस में ये फार्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चॉइसेस हैं, वो क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। हैं? शुभम ने भी जवाब दे दिया, जैस्मिन ने भी जवाब दे दिया, बोलो। और दोनों का आंसर सही है, लेकिन वो सही आंसर क्या है मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। ठीक है? क्योंकि क्लोज कर दूंगा तो काम गड़बड़ हो जाएगी। हैं? अच्छा, रोहित ने भी अपना एक जवाब दे दिया, राहुल ने भी जवाब दे दिया, बिल्कुल ठीक है। और ये क्वेश्चन का आंसर ये है। बताऊं क्यों? बताओ। इस केस में अगर n निकालोगे तो कितना आएगा बताओ? देखो, 1 मोल ये बन रहा है, 1 मोल ये बन रहा है, तो 2 मोल बन रहे हैं। किसके द्वारा बन रहे हैं? 2 के द्वारा बन रहे हैं।
दो में दो बन रहे हैं, तो एक में एक। तो बताओ यहां पे n की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? जैसे यहां पे n की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, जल्दी बोलो। यहां पे n की वैल्यू लेनी पड़ेगी 4/2 यानी 2। यहां पर n की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? 2। यहां भी n की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 2, है ना? लेकिन यहां पर n की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? 1। और अगर मैंने n 1 रख दिया तो 1 माइनस 1 क्या होता है? 0। और बाई 0 क्या हो गया? तो अल्फा इंफिनिटी हो जाएगा। और किसी भी कंपाउंड का अल्फा इंफिनिटी नहीं होता, कुछ ना कुछ होता है। इसलिए इसका आंसर सेकंड है। 3 क्वेश्चन हो गए भाई। एक और करवा देता हूं। बताओ, एक रिएक्शन है N2O4, नहीं, एक रिएक्शन है जिसमें N2O4 2NO2 बना रहे हैं, राइट? बोलो। और इस रिएक्शन में ये मुझे बताओ कि D/D वर्सेस अल्फा का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी? चलो इस क्वेश्चन को करो सारे, टीवी के अंदर जो स्टूडेंट बैठे हैं। ये रिएक्शन है, अगर मैं D/D और अल्फा के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं तो स्लोप क्या आएगा? ये जवाब दीजिए। ऐसे आंसर होगा 1 -1 1/2 -1/3, कुछ इस तरह का आंसर होगा। स्लोप प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। चलिए फटाफट करिए। अभी आपने क्या फार्मूला पढ़ा? अल्फा इक्वल टू D-D n-1 छोटा डी। बता सकते हो यहां n कितना है? एक, नहीं 2, सॉरी। तो 2 - 1 1 हो गया। तो फार्मूला क्या हो गया? अल्फा इज इक्वल टू D-D अपॉन छोटा डी। अल्फा इक्वल टू डिवाइड करो तो d बाई छोटा डी -1। पक्का ये आता होगा। तो अगर मैं अल्फा और d/d के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं तो क्या ये y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ नहीं होगा? इसमें m की वैल्यू कितनी होगी? स्लोप कितनी होगी? +1। लेकिन जो स्लोप इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा? -1। लेकिन मैंने स्लोप पूछा था, तो इसका आंसर क्या होगा? +1। ऐसे सवाल आते हैं। ठीक, तो मेरे को जैस्मिन ने सही जवाब दिया, मेरे को शुभम ने सही जवाब दिया, और प्रतिभा ने कहा कि पॉजिटिव इंटरसेप्ट और पॉजिटिव स्लोप। प्रतिभा बेटा, पॉजिटिव स्लोप तो होगा, लेकिन क्या पॉजिटिव इंटरसेप्ट होगा? नहीं, नेगेटिव होगा। वो आप देख लो कैसे होगा। आ गया समझ में? कैपिटल डी खुद निकालना है, छोटा डी गिवन होगा। और कैपिटल डी खुद कैसे निकालना है? मोलर मास बाई 2। बाकी कोई खास बात नहीं। क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। आ गया समझ में? हाँ, बहुत अच्छे भाई। चलो हो गया। तो आज यहां से अपनी डीपीपी पिक कर लेना, कल करके आ जाना, कल क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? और इतने का ही फिर आगे सिलेबस में टेस्ट लेंगे। चलो अब आ जाओ नया टॉपिक जिसको कौन नहीं जानता है। कौन? ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल। भाई जी, ली चैटलियर प्रिंसिपल को हम शॉर्टकट में एलसीपी कहते हैं। बहुत ही कॉमन सा रूल है, लॉजिक सा रूल है, बड़े आराम से समझ में आ जाता है। देखो मैंने कल एक बात कही थी कि अगर A प्लस बी ने आपस में रिएक्शन करके C और D बना के एक बार इक्विलिब्रियम सेट कर लिया, तो मैंने शायद आप लोगों से कहा था कि दुनिया का हर सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में वो मैक्सिमम स्टेबल होता है। ठीक है? अगर देखो, आप एक बात देखो, अ, आपके लाइफ में भी तनाव आते हैं, तो आप उन तनाव से निकलना चाहते हो। एक बार इसका इक्विलिब्रियम सेट हो गया
तो इसका जीवन सुखी हो गया, राजी खुशी हो गया। अगर मैं इसमें किसी भी तरह का तनाव पैदा कर दूं, वो तनाव किसका हो सकता है? टेम्परेचर का, कंसंट्रेशन का, प्रेशर का। तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो क्या डिस्टर्ब होकर डिस्टर्ब हो जाएगा? क्यों भाई? इलाज करेगा, और इलाज ऐसा करेगा कि जो इसका इक्विलिब्रियम खो गया है उसको दोबारा से रिगेन कर दे, या जो आपने तनाव पैदा किया है उसको अंडू कर दे, उसको वो अंडू कर दे। तो अगर वो अंडू करेगा तो वो इसी बात को लेकर ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है। क्या कहता है? कि भैया अगर बंदा एक बार इक्विलिब्रियम में आ गया, एक बार इक्वेशन इक्विलिब्रियम में आ गई, तो इसका जीवन राजी खुशी हो गया, खुश हो गया। लेकिन क्या जीवन ऐसे ही है, लगातार एक ही जैसा चलता है? तनाव भी आते हैं, तो तनाव मैंने इससे पैदा कर दिया तो डिस्टर्ब होगा। तो डिस्टर्ब होगा तो क्या डिस्टर्ब हो जाएगा? नहीं, ये ऐसी कोशिश करेगा कि जो आपने तनाव पैदा किया है उसको अंडू कर दे, उसको समाप्त कर दे, उसको न्यूट्रलाइज कर सके। और आपको पता होगा ये तनाव कैसे होते थे। पहला होता था इफेक्ट ऑफ क्या? टेम्परेचर होता था, टेम्परेचर का तनाव पैदा करते थे। दूसरा इफेक्ट ऑफ क्या बेटा? प्रेशर। तीसरा क्या होता था? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन का तनाव होता था। फोर्थ इफेक्ट ऑफ किसका बेटा? कैटलिस्ट का होता था। और जो पांचवा तनाव होता था वो ये होता था कि हम इफेक्ट ऑफ जो इनर्ट मटेरियल हम ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? इनर्ट मटेरियल, उससे भी जो तनाव होता है, वो तनाव जो है वो पैदा होता है। और उस तनाव से वो कैसे निकलता है मैं आपको बता दूं। तो एक बात बताओ, एलसीपी याद आ गया? एक बार इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद अगर हम उसमें किसी भी तरह का तनाव पैदा करते हैं तो सिस्टम इस बात की कोशिश करता है कि जो आपने तनाव पैदा किया है उसको वो अंडू कर दे, समाप्त कर दे, कम कर दे, खत्म कर दे। इसी पे ही हम ली चैटलियर प्रिंसिपल हैं। और ली चैटलियर प्रिंसिपल पे 5 तरह के तनाव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले इसके बेसिक्स और लॉजिक समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे जाएंगे। सबसे पहले हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे। क्या होगा? हम सब जानते हैं कि N2 और 3H2 मिलके 2NH3 बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम हैबर प्रोसेस कहते हैं। और इस रिएक्शन का डेल्टा H क्या होता है? नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब N2 और H2 मिलके अमोनिया बनाएंगे और डेल्टा H नेगेटिव है। भाई एक बात बताओ रोहित भाई, इस रिएक्शन में कितनी रिएक्शन है? दो है। कौन कौन सी? N2 और H2 मिलेंगे और अमोनिया बनाएंगे। और रिएक्शन बैकवर्ड भी होगी तो अमोनिया टूट करके N2 और क्या बनाएंगे? H2 बनाएंगे। यानी इस रिएक्शन में 2 रिएक्शन है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन है और एक, बताओ डेल्टा H क्या दिया है? नेगेटिव। नेगेटिव का क्या मतलब होता है? एक्सोथर्मिक। इसका मतलब इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? इसका मतलब समझते हो कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन होगी तो वो ये होगी और इस प्रोसेस में एनर्जी निकलेगी, मान लो क्यू हीट निकलेगी। क्या इसमें सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन है कि बैकवर्ड भी है? तो बैकवर्ड में ऐसा भी हो सकता है कि 2NH3 इसी क्यू हीट को लेकर क्या बना दे? N2 प्लस क्या बेटा? 3H2। बताओ हमारी ये रिएक्शन कौन सी है? फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक। बैकवर्ड रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक। एक में हीट निकल रही है, एक में हीट देनी पड़ रही है। सही है बेटा? इधर सुनो, इधर सुनो। एक बार ये इक्विलिब्रियम मान लो सेट हो गया तो इसका जीवन राजी खुशी हो गया। ठीक, अब देखो, अब आपने क्या किया? अब आपने क्या किया? देखो तनाव कैसे पैदा करते हैं भाई। ऐसे तनाव पैदा किया
इस वाले पोर्शन को हटा देते हैं एक बार। ठीक है, ऐसे तनाव पैदा किया आपने कि आपने इसमें हीट टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसमें तनाव आ जाएगा। तो क्या इस तनाव को वो अंडू करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा, कैसे करेगा? इधर सुनो कैसे करेगा, सुनो कैसे करेगा। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आपने हीट दे दी है। अगर वो इस उस हीट को खा जाए, खत्म कर दे, तो अंडू हो गया। भाई आपने टेम्परेचर बढ़ाया, आपने उसको एनर्जी दी, उस एनर्जी को खत्म कर दे, कंज्यूम कर दे, तो अंडू हो गया। अब बताओ, एनर्जी को खत्म कर दे यानी एनर्जी को कंज्यूम्ड करे, तो बताओ इसमें कौन सी रिएक्शन ऐसी है जिसमें एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है? जो एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब कौन सा हुआ? बैकवर्ड रिएक्शन। इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा चलेगी, और अगर बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा चलेगी तो अमोनिया जो है उसका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अगर बैकवर्ड रिएक्शन चलेगी तो अमोनिया का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हो कि मैंने उसको हीट दे दी तो हीट निकाल दे, मैंने उसको दी थी उसको। अच्छा देखो, ऐसा है, मेरी बात सुनोगे? मैं बताऊं क्या है। जो हीट दी उसको बाहर फेंक दे, ये कह रहे हो ना? ये कह रहे हो? भाई एक बात बताओ, मेरे ऊपर कोई कोई अटैक करने आएगा, मेरे ऊपर कोई अटैक करने आएगा, फिर तो मैं उसको हाथ से रोक सकता हूं, चलो भागो यहां से। लेकिन आप इसके ऊपर तनाव पैदा कर रहे हो, कर रहे हो ना? तो क्या ये तनाव पैदा करने के लिए आपका हाथ रोक लेगा कि नहीं तनाव नहीं पैदा करना? बोलो। तो तनाव तो आएगा, एनर्जी तो आएगी, उसको आप बाहर नहीं फेंक सकते हो, उसको खा सकते हो। भाई किसी ने रोटी दे दी तो उस रोटी को आप फेंक नहीं सकते हो, वो तो लेनी पड़ेगी आपको। अब लेके रख गए फिर तो तनाव बना रहेगा, लेकिन उस रोटी को खा गए तो तनाव खत्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से वो रिएक्शन फेवर्ड होती है जो एंडोथर्मिक होती है। जो क्या? एंडोथर्मिक होती है, वो चाहे फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो। एक बार फिर सुनो, देखो, एक बार इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम सेट हो गया, आपने इसमें तनाव पैदा किया, क्या देके? टेम्परेचर देके तनाव आएगा। टेम्परेचर दिया है तो इसका मतलब हीट दे दी है, उसको फेंक तो नहीं सकता है, उसको खाएगा, तो खाने वाली रिएक्शन फेवर्ड होगी। तो टेम्परेचर खाने वाली रिएक्शन कौन सी होती है? एंडोथर्मिक। तो सीधी सी एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वो रिएक्शन फेवर्ड होगी जो एंडोथर्मिक होगी। तो हम टेम्परेचर बेटा घटा भी तो सकते हैं, तो फिर उल्टा हो जाएगा, कौन सी रिएक्शन फेवर्ड होगी? जो एक्सोथर्मिक है। तो ये बात ध्यान रखना, बस सिंपल, अरे बड़ा आसान सा लॉ है, बस लॉजिक क्लियर होने चाहिए। मतलब भाई आपने दिया, खा जाओ, खत्म, है ना? ये बात है। अब जैसे मेरी बात सुनो, आप घर में जाते हो, आपके माँ बाप क्या कहते हैं? पढ़ो 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 पढ़ो, तो आपको तनाव दे रहे हैं? तो क्या उनसे ये कह देते हो, घर छोड़ के भाग जाते हो? भाई उस तनाव से निकलने का एक रास्ता है, पढ़ने बैठ जाओ। ये बात है। तो भैया लॉजिक से इस रूल को समझा जा सकता है, बड़ा इजी है, तो कोई बात ही नहीं, कोई सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्या? एक बार इक्विलिब्रियम सेट हो गया है, टेम्परेचर बढ़ाया, बंदा तनाव में आया, अंडू कैसे करेगा? भाई हीट को कंज्यूम कर देगा। अब वो चाहे फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो। तो अगर मैं यहां पे टेम्परेचर बढ़ा दूं तो बैकवर्ड रिएक्शन फेवर्ड होगी, टेम्परेचर कम कर दूं तो फॉरवर्ड फेवर्ड होगी, फॉरवर्ड फेवर्ड होगी तो अमोनिया ज्यादा बनेगा, बैकवर्ड फेवर्ड होगी तो अमोनिया कम बनेगा, N2 और H2 ज्यादा होंगे। सिंपल है ना? और अगर मान लो ये क्वेश्चन होता, N2 प्लस O2 फॉर्मिंग 2NO, आसान सा लॉ है, कोई खास बात नहीं है, 2NO, और इसका डेल्टा H क्या है? पॉजिटिव। बेटा डेल्टा H पॉजिटिव का क्या मतलब है कि N2 और O2 मिलेंगे 2NO बनाएंगे, इसमें हीट वो लेंगे एंडोथर्मिक, तो प्लस क्यू कर दो, है ना? और इसकी बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी? 2NO क्या बनाएंगे?
N2 प्लस O2 और जो हीट मिली है उसको लॉस कर देंगे। अब मैं इस रिएक्शन में बताओ टेम्परेचर बढ़ा दूं तो बंदा तनाव में आ जाएगा। अंडू कैसे करेगा? जो रिएक्शन एंडोथर्मिक है उसको कंज्यूम करेगा। कौन सी एंडोथर्मिक है? ये वाली। यानी अब की बार फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्ड होगी, यानी NO का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। आ गया भैया? कि अगर एक बार इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर, एक बार इक्विलिब्रियम आ जाता है और उसमें हम टेम्परेचर का प्रभाव देखते हैं या टेम्परेचर देख के उसके तनाव को पैदा करते हैं, तो तनाव को कैसे अंडू करता है मैंने आपको बता दिया। आ गया समझ में? जल्दी जल्दी बच्चे बताओ भाई। वैसे तो सिंपल सा है लेकिन फिर भी पूछना अपना धर्म है। आ गया सबके समझ में? जल्दी बोलो भाई जो टीवी के अंदर बैठे हैं, जल्दी बोलो। उसके बाद फिर अब हम अगले हिस्से की बात करेंगे। और दूसरा हिस्सा कौन सा है? दूसरा तनाव कौन सा है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट देखो क्या होता है। ठीक है? हाँ, ओके ओके ओके। मतलब लॉजिक समझो ना। मैंने टेम्परेचर दिया, मैंने हीट दी, वो हीट को खा जाए है, और मैं उससे हीट ले लूं तो वो हीट को बढ़ा देगा। बस सिंपल है ना भाई? ओके। इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखो, N2 प्लस 3H2 फॉर्मिंग 2NH3। देखो पहले तो मैं आपको ट्रिक बता दूं। चलो पहले एक बार समझा ही देता हूं। ये बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में यहां कितने मोल हैं? 4। राइट हैंड साइड में यहां कितने मोल हैं? 2। तो गैस के मोल्स अलग हैं। आमतौर पे ट्रिक ये दी जाती है कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जहां पे नंबर ऑफ मोल्स गैस के कम हो जाते हैं। यह तनाव है। मतलब अगर आपने एक बार प्रेशर बढ़ा के तनाव पैदा किया तो वो उसको अंडू कैसे करेगा? वो अंडू करेगा, वो अपने नंबर ऑफ मोल्स घटा लेता है। यानी वो रिएक्शन फेवर्ड होगी जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। बताओ इस तरफ कितने मोल्स हैं? नहीं, 2, और इस तरफ 4। तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स घटते हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स किधर घट रहे हैं? फॉरवर्ड में कि बैकवर्ड में? फॉरवर्ड में। तो इसका मतलब अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब सवाल उठता है कि सर ऐसा क्यों हुआ? देखो मैं समझाता हूं। समझाऊं? देखो ध्यान से देखो। ट्रिक तो लिख ली ना है? तो अगर मान लीजिए मैं प्रेशर घटा दूं तो तब क्या होगा? तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स घटेंगे नहीं, बढ़ जाएंगे। अब मैं समझा देता हूं क्यों ऐसा होता है। देखो आसान शब्दों में समझा देता हूं। देखो ठीक भाई, देखो अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो डेफिनेटली वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बोलो। अच्छा एक बात बताओ, वॉल्यूम कम होने से नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बताओ घटेंगे कि बढ़ेंगे? अगर आपने प्रेशर बढ़ाया, तनाव पैदा हुआ तो वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम होने से नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम घटेंगे कि बढ़ेंगे? अगर वॉल्यूम घटेगा तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो क्या कर जाएंगे? बढ़ जाएंगे। अरे ये कम हो जाएगा तो रेशियो बढ़ जाएगा। तो क्या बढ़ गए? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए। बढ़ गए तो तनाव हो गया। अब इस तनाव को वो अंडू कैसे करेगा? ये जो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए हैं इसको घटा दे। तो कैसे घटाएगा? मोल्स कम कर दो। इसका मतलब
वो रिएक्शन फेवर्ड होगी जिसमें मोल्स की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, क्या घटेगी। और वही ट्रिक लिखा रखी है मैंने। क्या लिखा रखी है? प्रेशर बढ़ाने से वो रिएक्शन फेवर्ड होगी जिसमें नंबर ऑफ मोल्स घट जाएंगे। उसका ये लॉजिक है, सिंपल सा। सुनो कैसे। प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम हुआ, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए हैं। तो बढ़ गए, क्या करेगा बंदा? बढ़ाएगा, घटाएगा। तो ये वैल्यू घटाएगा कैसे? मोल्स कम हो जाएंगे, तो मोल्स कम कर दो, हो गया काम, तनाव खत्म। मस्ती आ गई, फिर से दोबारा से इक्विलिब्रियम आ गया। और इसी को ट्रिक बना दी कि प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उधर भागेगी जिधर मोल्स कम होंगे। उल्टे में उल्टा कर लो। और अगर मान लो इधर, जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये होता, N2 प्लस O2 फॉर्मिंग 2NO, मान लो ये होता है। तो इधर भी कितने मोल? 2। इधर भी कितने मोल? 2। तो क्या यहां पे प्रेशर बढ़ाने से कोई फर्क पड़ता? क्यों? मोल्स तो सेम है। बोलो भाई। तो यानी कि ना तो फॉरवर्ड फेवर्ड होती ना बैकवर्ड फेवर्ड होती। तो यानी हम ये कहते कि इस रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाने का और घटाने का इक्विलिब्रियम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और एक ट्रिक बना लो कि अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो? 0, तो प्रेशर का इक्विलिब्रियम पर कोई तनाव पैदा नहीं होता। और जब तनाव नहीं पैदा हुआ तो निकलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। निकलेगा भी तब ना जब तनाव पैदा हो। लेकिन अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो प्रेशर का रोल होगा और हमेशा इक्विलिब्रियम उधर भागेगा अंडू करने के लिए जिधर गैस के नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। तीसरा तनाव होता है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। मान लो रिएक्शन ये है बच्चों, N2 प्लस 3H2 फॉर्मिंग 2NH3। बड़ा ही आसान सा लॉ है ये तो। और इसका रिएक्शन का डेल्टा H माइनस है। हालांकि डेल्टा H माइनस लिखने की अब आवश्यकता नहीं है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, समझा ही दिया है। तो N2 प्लस 3H2 ने बनाया 2NH3। इफेक्ट ऑफ क्या बेटा? कंसंट्रेशन। आओ बेटा इधर देखो। एक बार इसमें इक्विलिब्रियम आ गया, इसका जीवन अच्छा हो गया, राजी खुशी हो गया, कोई तनाव नहीं। अब आपने क्या किया देखो। मान लो आपने अमोनिया की कंसंट्रेशन कम कर दी, अमोनिया कम हो गया, तो क्या ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा? है? बिल्कुल होगा। तो क्या ये अंडू करने की कोशिश करेगा कि नहीं? ये कैसे करेगा? अब N2 और H2 के मन में खलबली मच जाएगी कि यार अमोनिया तो गया। तो ये क्या करेंगे? N2 और H2 जल्दी से अमोनिया फिर बना देंगे जिससे कि खोया हुआ इक्विलिब्रियम दोबारा से मिल जाए। तो इसका मतलब अगर आपने अमोनिया की कंसंट्रेशन क्या करी? कम करी। कम करी तो कौन सी रिएक्शन फेवर्ड हो गई? बोलो। फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्ड हो गई। सही है? आ गया समझ में? बेटा अगर मैं N2 या H2 की कंसंट्रेशन कम कर दूं, ऐसा भी हो सकता है। तो बताओ N2 कम हो गया, क्या इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब अमोनिया के मन में खलबली आएगी कि मेरा दोस्त चला गया, तो वो क्या करेगा? फटाफट पीछे आएगा। यानी इस केस में बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी? फेवर्ड होगी। जल्दी बताओ बेटा जी। आप ये बताओ, अगर मैं कंसंट्रेशन घटाने की ही क्यों बात करूं, मैं H2 की कंसंट्रेशन बढ़ा भी तो सकता हूं। बोलो। बढ़ा सकता हूं H2 की कंसंट्रेशन। बताओ H2 की कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो क्या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा? कैसे भाई? कंसंट्रेशन बढ़ गई, अब इसको घटाओ नहीं तो बात नहीं बनेगी। तो वो रिएक्शन फेवर्ड होगी कि नहीं जिसमें H2 घटेगा? तो कौन सी रिएक्शन फेवर्ड हुई? फॉरवर्ड। इसका मतलब अगर H2 बढ़ाया तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी? फेवर्ड हो जाएगी। यार सीधा सा लॉजिक है, जिसको तुम कम करोगे उसको वो बढ़ाने की कोशिश करेगा।
जिसको तुम बढ़ाओगे उसको वो घटाने की कोशिश करेगा, सो दैट कि उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, और जो आपने तनाव पैदा किया है वो उसको अंडू कर दे। तो ये इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन है। बोलो भाई, आ गया समझ में? बोलो, क्लियर है? लेकिन बेटा एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं, वो क्या है, इसी जगह पे डिस्कशन करना जरूरी है। बेटा ये क्वेश्चन आईआईटी में था कि अगर हम NaNO3 को, जो कि सॉलिड होता है, तोड़ करके NaNO2 सॉलिड बना दें और हाफ O2 गैस बना दें, हाफ O2 क्या बेटा, गैस बना दें, तो अगर हम NaNO3 को तोड़कर NaNO2 सॉलिड और हाफ क्या बेटा, O2 गैस बना दें, राइट? ये देखो, है ना, क्लियर है? देखो इधर, तुम कुछ भी करो, इसका एक्टिव मास और इसका एक्टिव मास आपको क्या लेना है, 1, प्योर सॉलिड है। आईआईटी में पूछा गया कि अगर हम NaNO3 की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो रिएक्शन किस साइड फेवर्ड होगी? इधर सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से। ये आईआईटी का क्वेश्चन था और उन्होंने कहा कि अगर हम NaNO3 की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, ठीक है, ध्यान से, तो हमें क्या लगता है यार, बढ़ा दी, बोलो, तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्ड हो जाएगी। लेकिन एक बात बताओ, चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ, एक्टिव मास कितना लेना है, 1। क्या कंसंट्रेशन बढ़ाने से एक्टिव मास पे कोई फर्क पड़ा प्योर सॉलिड में? पहले भी एक्टिव मास 1, अब भी एक्टिव मास 1। इसका मतलब एक्टिव मास, इधर देखो, इधर देखो, एक्टिव मास, इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब एक्टिव मास पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा तो क्या कोई तनाव आएगा? अरे भाई तनाव कब आएगा? जब एक्टिव मास चेंज होता है, कहीं बढ़ जाता है कहीं घट जाता है। आया समझ में? और ये तो प्योर सॉलिड है, इसका एक्टिव मास हर परिस्थिति में क्या रहना है, 1। और एक्टिव मास अगर 1 रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इस पे तनाव होगा ही नहीं। और जब तनाव होगा ही नहीं तो ना तो कोई फॉरवर्ड फेवर्ड होगी ना कोई बैकवर्ड फेवर्ड होगी। हाँ, ये आईआईटी का क्वेश्चन है। देखो, अरे यार तुम खुद सोचो ना, एक्टिव मास गैस का क्या होता है, मोलैरिटी। कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो मोलैरिटी चेंज होगी, और मोलैरिटी चेंज होगी तो एक्टिव मास चेंज होगा, और एक्टिव मास चेंज होगा तो तनाव आएगा, और तनाव आएगा तो अंडू होगा। लेकिन जब एक्टिव मास 1 ही है तो तनाव किस बात का? इसलिए सुनो, अगर आपसे ये पूछ दूं कि NaNO3 की कंसंट्रेशन बढ़ाने से फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्ड होगी, ये गलत है। और अगर मैं ये कह दूं कि NaNO2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दो तो बैकवर्ड रिएक्शन फेवर्ड होगी, ये भी गलत है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि O2 की कंसंट्रेशन अगर मैंने बढ़ा दी तो बैकवर्ड रिएक्शन फेवर्ड होगी, ये सही है, ये सही है। तो ये ध्यान रखना, बात तो सिंपल है लेकिन लॉजिकली समझ में आनी चाहिए। तो क्या सीखा कि जिसका एक्टिव मास 1 होता है उसको घटाने और बढ़ाने से इक्विलिब्रियम में कोई भी तनाव पैदा नहीं होता, और जब तनाव ही नहीं पैदा होगा तो निकलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब आंचल ने कहा सर अमोनिया वाला दोबारा बना दो, बता देते हैं दोबारा, उसमें क्या दिक्कत है। देखो N2 3H2 मिलके क्या बनाते हैं, अच्छा पक्का। अब बताओ, मान लो इक्विलिब्रियम पर इसके 5 मोल थे, इसके 5 मोल थे, इसके 10 मोल थे, लेट सपोज, ठीक। अब ये हमेशा चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे कि इसके 5 5 10 हो, है? अब देखो, इधर देखो, तुमने 10 में से 2 अमोनिया बाहर कर दी, क्या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा? और ये कितना हो जाएगा, 8। तो 8 है रहेगा क्या? इनके मन में अरे यार मेरा दोस्त चला गया, कम हो गया, तो ये क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे जिससे कि रेशियो वही रहे। अगर वैल्यू सेम ना रहे तो रेशियो सेम रहे। या इसको सिंपल लॉजिक से भी समझ सकते हो, 5 5 10 में तो छोड़ो, आप ये समझ लो एक बार इक्विलिब्रियम है, पक्का।
आपने अमोनिया जो है जो बढ़ाई थी उसको कम कर दी, घटा दी। तो ये बताओ अमोनिया बाहर चली गई, तो क्या ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा? हो गया। अब ये अंडू करेगा, कैसे करेगा? अमोनिया कम हुई है ना, बढ़ा देगा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्ड हो गई। तो अगर आपने अमोनिया कम करिया तो फॉरवर्ड फेवर्ड हो गई, बोलो। और अगर आप N2 कम कर देते तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाती। सीधी बात है, जिसको बढ़ाओगे उसको वो कम करेगा, जिसको कम करोगे उसको बढ़ाएगा। लेकिन जरा इस तरह के क्वेश्चन में सावधानी रखना कि जिनका एक्टिव मास 1 होता है उनको बढ़ाओ चाहे घटाओ, इक्विलिब्रियम पर कोई तनाव पैदा नहीं होता है। आ रहा समझ में? हाँ, ओके ओके, क्लियर हो गया? हाँ चल बेटा, क्लियर। उसके बाद फोर्थ नंबर क्या है? इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। जब हम इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक, मान लो N2 प्लस 3H2 फॉर्मिंग 2NH3 होता है, यह हैबर प्रोसेस है ना? आपको मैंने एक दिन बताया था, ये रिएक्शन तो एक है लेकिन उसके अंदर दो रिएक्शन है। तो मैंने एक बात कही थी, आपको याद है? एक रिएक्शन में अगर मैं यहां पर आयरन कैटालिस्ट लिख दूं तो उसके अंदर जितने भी रिएक्शन होती हैं उनके लिए एक ही कैटालिस्ट होता है, हैं? हाँ, ये भेदभाव नहीं करता, ये भेदभाव नहीं करता। एक रिएक्शन के अंदर एक ही कैटालिस्ट होता है, चाहे उसके अंदर कितनी रिएक्शन क्यों ना हो। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन को जितना इफेक्ट करता है उतना ही बैकवर्ड को। हाँ, इतना कर सकता है कि वो इक्विलिब्रियम जो पहले 15 मिनट में सेट हो रहा था वो 5 मिनट में हो जाए। ये मैंने बताया था। अरे यार, इसको ऐसे समझो, मैं क्लास में समझाता भी हूं 11th में। एक बात बताओ, आजकल शादी ब्याहों का मौसम है, लोग खाने पीने जाते हैं और कई लोगों को मीठा बहुत पसंद होता है, तो वो खाने पीने में सीधे रसगुल्ले पे अटैक करते हैं, ठीक है? और मान लीजिए कि वहां पर कोई एक्स बंदा है, वो खाने में गया और खाने में जाने के बाद में क्या होता है, वहां रसगुल्ले खाता है 5 6 10 12 जो उसकी लिमिट है, सही है? आपको पता है कि शादी ब्याह में वीडियो भी बनता है, वीडियो भी बनता है। उस वीडियो में चोरी पकड़ी जाती है कि इस पड़ोसी ने कितने रसगुल्ले खाए, उस पड़ोसी ने कितने रसगुल्ले खाए। जब बच्चे घर वाले बैठ के देखते हैं ना, अरे ये तो कह रहा था कि खाना ही नहीं खाया, और ये तो देखो वीडियो में दिख रहा है तो खाना खा रहा है और ऊपर से 10 10 रसगुल्ले खा रहा है ना? ऐसा ही होता है ना? लेकिन एक बात बताओ, वीडियोग्राफी में उसके बाद कई बार हमें उसको वीडियो को नहीं देखना होता है और मुझे नहीं दिखाना होता या उसको छिपाना होता है, तो जल्दी से उसको फॉरवर्ड करोगे? तो अगर मैं शादी ब्याह में वहां पे चोरी छुपे 10 रसगुल्ले खा रहा हूं और वीडियो में कैद हो गया और उसके बाद वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करोगे तो मैं रसगुल्ले जल्दी जल्दी खाऊंगा, लेकिन रसगुल्ले खाऊंगा तो 10 ही। ऐसा तो है नहीं कि वहां 12 रसगुल्ले खाऊंगा। जो वीडियो जो एक्चुअल है वही वीडियो में है, बस फास्ट हो जाएगा। वही इसमें भी है कि बस जो है वो फास्ट हो जाएगा। बस जो जीवन में जो राजी खुशी का समय है वो किस में आया, 15 मिनट में आया था विद कैटालिस्ट, वो 5 मिनट में आ जाएगा, 4 मिनट में आ जाएगा। तो कैटालिस्ट का हम लोग कहते हैं क्या, नो इफेक्ट, यानी ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन में, रोहित कह रहा था, भेदभाव नहीं करता और जितना फॉरवर्ड को अफेक्ट करता है उतना ही बैकवर्ड को अफेक्ट करता है। हो गया चौथी, तो इसमें तो कोई खास बात नहीं। और अंतिम आ गया एडिशन ऑफ, बोलो, एडिशन ऑफ क्या, इनर्ट मटेरियल। अगर हम इनर्ट मटेरियल ऐड कर दें तो एक बात बताओ, इनर्ट मटेरियल के आने से, इनर्ट है तो वो किसी से रिएक्शन तो नहीं करेंगे, तो इसमें कोई केमिकल इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, जो भी पड़ेगा वो फिजिकल इफेक्ट पड़ेगा। और आपको पता होगा कि इनर्ट इफेक्ट दो कंडीशन में पूछा जाता है, एक एट कांस्टेंट क्या बेटा, प्रेशर, और एक पूछा जाता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन दो जगह में पूछा जाता है। मतलब इनर्ट
कोई गैस ऐड करेंगे तो वो दो कंडीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट क्या, वॉल्यूम पे पूछे जाते हैं। देखो, कांस्टेंट प्रेशर पर इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होता है जहां पे नंबर ऑफ मोल्स गैस के बढ़ जाते हैं, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस को भेजा जाता है तो क्या कहा जाता है, नो इफेक्ट। तो मैंने पहले ट्रिक लिख दी, अगर इनर्ट गैस को अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे भेजोगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होके उस तरफ जाने की कोशिश करेगा जहां पे मोल्स बढ़ जाएंगे, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर भेजने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखो ऐसे समझाते हैं, वेरी सिंपल ऐसे समझा देते हैं। आओ भाई देखो, देखो मान लो ये एक कंटेनर है, इसमें PCl5 ने PCl3 और Cl2 के साथ में मिलकर इक्विलिब्रियम बना लिया। मैंने यहां से किसी इनर्ट गैस को हीलियम नियॉन किसी को भेज दिया, बताओ है, अंदर गैस आई? पहले बताओ, पहले गैसेस कितनी थी, 3, अब कितनी है, 4। तो प्रेशर बढ़ गया, लेकिन मुझे प्रेशर क्या रखना है, देखो इधर प्रेशर क्या रखना है, कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट कैसे रखेंगे, वॉल्यूम बढ़ा दो, इस केस में वॉल्यूम बढ़ा दो तो जो प्रेशर बढ़ा है वो कम हो जाएगा। तो क्या इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, अब बताओ बेटा थोड़ा ध्यान से समझना, एक इनर्ट गैस आई और कांस्टेंट प्रेशर पे आई, तो इसका क्या मतलब है, इनर्ट गैस की एंट्री भी करानी है और प्रेशर बढ़ने नहीं देना है, तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, बढ़ा दिया। तो आप ये बताओ ऐसे केस में क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, बढ़ गया, तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम घट गया, घट गया, पक्का। और ये बताओ अगर ये वैल्यू घट गई नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, होगा। अब ये अंडू कैसे करेगा, ये वैल्यू जो घटी है उसको बढ़ाओ, कैसे बढ़ाओ, एन बढ़ा दो, बढ़ जाएगा, और एन बढ़ने का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स गैस के बढ़ जाएंगे, बस सिंपल। अगर इनर्ट गैस की एंट्री दे दी कंटेनर में और प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ा तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए, और कम हो गए तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब वो अंडू कैसे करेगा, एन बाई वी बढ़ा दो, कैसे बढ़ा दो, एन बढ़ा दो, एन बढ़ने का मतलब मोल्स बढ़ गए, आया समझ में। तो इसीलिए मैंने ट्रिक बना दी कि अगर इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे भेजोगे तो नंबर ऑफ मोल्स गैस के क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और इधर, इधर तो ये बताओ, इधर बोलो वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। तो ये बताओ वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो एन बाई वी पे कोई फर्क, वॉल्यूम कांस्टेंट है, एन बाई वी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और एन बाई वी पे फर्क ही नहीं पड़ा तो तनाव आया ही नहीं, और जब तनाव आया ही नहीं तो नो इफेक्ट, इसीलिए यहां पे नो इफेक्ट है। कांस्टेंट वॉल्यूम रिपीट करें, अच्छा अनु कह रही है कि कांस्टेंट वॉल्यूम रिपीट करो सर। ये बताओ अब इनर्ट गैस को भेजा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, इसका मतलब एन बाई वी पे कोई फर्क, क्यों, मोल्स जो इक्विलिब्रियम बना रहे थे वो मोल फिक्स, और जो इनर्ट गैस आई है वो तो बाहर की है, लेकिन जो इक्विलिब्रियम बना रहे हैं उसके मोल्स फिक्स और वॉल्यूम भी क्या फिक्स, तो एन बाई वी फिक्स और एन बाई वी फिक्स, तो चेंज ही नहीं हुआ, तो अंडू क्या करेगा, इसलिए नो इफेक्ट। सिंपल से लॉजिक लगा लो और अंत में ट्रिक बना लेना। क्या ट्रिक बना लेना कि भैया कांस्टेंट प्रेशर पे भेजेंगे तो उस तरफ रिएक्शन भागेगी जिधर गैस के मोल्स ज्यादा होंगे, है ना, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई एन चेंज हुए नहीं, जो इक्विलिब्रियम, अरे बताइए, बताओ इधर सुनो, यहां गैस आ गई हीलियम, लेकिन PCl5 PCl3 और Cl2 के मोल्स तो वही रहे,
मोल्स वही रहे, वॉल्यूम आप कांस्टेंट किए बैठे हो, तो एन बाई वी कांस्टेंट, इसका मतलब चेंज ही नहीं हुआ, तो अंडू क्या करेगा वो? कुछ नहीं। लो जी, हो गया ली चार्ट प्रिंसिपल, सारे तनाव बता। अब ट्रिक बना लो। क्या ट्रिक है? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? कौन सी रिएक्शन फेवर्ड होगी? जो एंडोथर्मिक होगी। और घटाओगे तो एक्सोथर्मिक होगी। बताओ प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा? प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा? रिएक्शन उधर भागेगी जिधर गैस के मोल्स कम होंगे। कंसंट्रेशन में क्या होगा? जिसको बढ़ाओगे उसको घटाएगा, जिसको घटाओगे उसको बढ़ाओगा। कैटालिस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पर भेजोगे तो कोई फर्क नहीं, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पर भेजोगे तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर गैस के मोल्स बढ़ जाएंगे। और उनके सबके अपने अपने लॉजिक्स क्या हैं मैंने आपको बता दिया। और आप बड़े आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन कैसे आएंगे? बहुत ही आसान। जैसे आपसे ये कोई कह दे कि N2+3H2 फॉर्मिंग 2NH3, सही है, और इसका डेल्टा H क्या है? नेगेटिव। प्रोसेस का नाम क्या है? हेबर प्रोसेस। क्या नाम है? हेबर प्रोसेस। अब आपसे कहा जाए, हाँ बेटा, कि अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ाना है, अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो क्या करें? पहला, देखो किस किस तरह, ऐसे अब हालात पैदा करो जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्ड हो, जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्ड हो। चलो पहले टेम्परेचर बताओ। हाँ, टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए। क्यों डिक्रीज होना चाहिए? टेम्परेचर डिक्रीज होने से वो रिएक्शन फेवर्ड होती है जो एक्सोथर्मिक होती है, और इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर कम होना चाहिए। दूसरा बोलो, प्रेशर बढ़ाने से वो रिएक्शन फेवर्ड होगी जिधर गैस के मोल्स कम होंगे, तो इधर 4 मोल है, इधर 2 मोल है, तो फॉरवर्ड फेवर्ड होगी। यानी प्रेशर कम रखना है कि ज्यादा? प्रेशर ज्यादा रखना है। हो गया। तीसरा, कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा रखनी है? N2 और H2 की, है ना, तो फॉरवर्ड फेवर्ड होगी। और अमोनिया जैसे बनेगी उसको बाहर कर लो, तभी फॉरवर्ड फेवर्ड होगी। और चौथे नंबर पे कैटालिस्ट ले लो तो जल्दी काम हो जाएगा, और इस रिएक्शन का कैटालिस्ट कौन होता है? आयरन। और फिफ्थ बताओ, इनर्ट गैस भेजने का फायदा है? देखो कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो कोई फर्क नहीं है, कांस्टेंट प्रेशर पे किधर रिएक्शन भागती है? जिधर मोल्स, नहीं फॉरवर्ड नहीं, जिधर मोल्स बड़े हैं, तो इधर मोल्स कितने? 4। इधर अगर मैं इसमें हीलियम गैस की एंट्री दे दूं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड? बैकवर्ड। तो फिर तो अमोनिया का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो मुझे यहां इनर्ट गैस को भेजने की आवश्यकता नहीं है, तो बस ये लिख दो। तो अमोनिया का प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हो? टेम्परेचर कम, प्रेशर ज्यादा, कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा, और कैटालिस्ट ले लो, और इनर्ट गैस भेजने का कोई भी फायदा। अब जरा एक बात ये बताओ, हाँ जी, अगला क्वेश्चन करके बताओ, अगर मुझे PCl5 को तोड़ना ज्यादा है, PCl5 को तोड़ना ज्यादा है, और इसका डेल्टा H मान लो पॉजिटिव दिया है, तो बताओ इसके लिए फेवरेबल फैक्टर्स क्या हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें, पांचों पॉइंट में। कैटालिस्ट को छोड़ दो, कैटालिस्ट को छोड़ दो, अब पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा बताओ। रुको, टेम्परेचर इंक्रीज, हाँ ठीक है ठीक है। प्रेशर, प्रेशर डिक्रीज, वेरी गुड। PCl5 की, हाँ PCl3 और Cl2 की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, हाँ ठीक है, एक ही बात है भाई? और बताओ, कैटलिस्ट तो छोड़ दिया था, पांचवा पॉइंट बोलो, क्या इनर्ट गैस भेजने का फायदा है ना? तो इसका मतलब यहां पर हीलियम गैस की एंट्री करवा दूं, नियॉन गैस की एंट्री करवा दूं, तो रिएक्शन उधर भागेगी जिधर गैस के मोल्स बढ़ जाएंगे। बस सिंपल है। अब तो आप लोग सवाल पूछना, मैंने लॉजिक क्लियर कर दिए। हाँ भाई, बोलो। तो एक छोटा सा पॉइंट और रह गया, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। इसके अलावा केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म। अब आप केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन करिए और कल अपनी डाउट्स लेकर आइए, ठीक है? आ गया सबके समझ में? बोलो भाई। ओके।